हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है तो वो हमारे इंडियन एक्सचेंज रेट को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम न्यूज़ को देखेंगे फ्रेंड्स। फिर इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं वो हम कवर करेंगे, जैसे कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट को कवर करेंगे। फिर इन्फ्लेशन का क्या रोल होता है किसी भी कंट्री के एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में, वो भी हम देखेंगे। रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं फ्रेंड हमारी एक्सचेंज रेट के, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी कंट्री के बीच की एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट तो हम देख ही चुके हैं फ्रेंड्स। कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से जो इकोनॉमिक डिसरप्शन देखने को मिल रहे हैं, उसी वजह से इंडिया की एक्सचेंज रेट भी डेप्रिशिएट हो रही है। तो सबसे पहले हम करेंसी एक्सचेंज रेट को समझ लेते हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट की बात करें तो यह वैल्यू शो करता है किसी भी कंट्री की करेंसी की अगेंस्ट अनदर कंट्रीज करेंसी। सिंपल वे में अगर हम इंडिया की रुपीज़ की बात करें तो इंडिया के कितने रुपए लगते हैं फ्रेंड्स डॉलर को बाई करने में, वो हमको करेंसी एक्सचेंज रेट से पता चल जाता है। वैसे अगर हम देखें तो करेंसी एक्सचेंज रेट 3 टाइप की होती हैं। एक होती है फ्रेंड्स फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड करेंसी में पहले एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाता था और फिर ट्रेड किया जाता था। इंडिया भी पहले फ्रेंड्स फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो किया करता था। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन होता है फ्रेंड्स टाइप होता है वो है फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंजेस। मोस्ट ऑफ द कंट्री अभी फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करती हैं, मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज रेट भी एडजस्ट होती है। थर्ड कैटेगरी की होती है फ्रेंड्स मैनेज्ड फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इंडिया फ्रेंड्स थर्ड टाइप की एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है। इसका मतलब है जो आरबीआई या हमारी सेंट्रल बैंक है वो टाइम टू टाइम इंटरवीन करती है। अगर इंडिया की एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उसको स्टेबल करने के लिए फ्रेंड्स आरबीआई इंटरवीन करती है। इसी को हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगर फ्रेंड्स यूएस का डॉलर स्ट्रॉन्गर है इंडिया की रुपीज़ में तो इसका सिंपल सा मतलब है कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में इन कंपैरिजन टू इंडियन रुपीज़। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसी इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्गर होती हैं, जिनके गुड्स या जिनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, जिनके गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होती है, उनकी करेंसी भी स्ट्रांग होती है। जैसे अगर हम इंडिया और यूएस के केस में देखें तो $1 अगर देखें तो 76 रुपीज़ के बराबर होता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स यूएस की इकोनॉमी ज़्यादा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है हमारी इंडिया से। सिंपल सी बात यही है फ्रेंड्स कि एक्सचेंज रेट से हम सीधा सीधा पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंट्री की एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है। एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो वो 2 कैटेगरी का होता है फ्रेंड्स, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। फ्रेंड्स यह एक्चुअली कोई एक्सचेंज रेट नहीं होती हैं, इंडेक्सेस होते हैं जो कि एक्सचेंज रेट को मेज़र करते हैं। तो आपको जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है जिसमें बेस ईयर 2011-12 होता है। सिमिलरली फ्रेंड्स नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी एक इंडेक्स होते हैं जिसमें बेस ईयर 2004-5 होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह फ्रेंड्स इंडेक्स होते हैं जो करेंसी रेट या करेंसी एक्सचेंज रेट को मेज़र करते हैं। सबसे पहले हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में समझ लेते हैं। नॉमिनल जहाँ भी शब्द आता है फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स में तो आप समझ लीजिए करंट प्राइस पर बात हो रही है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक तरह का जो इंडेक्स होता है फ्रेंड्स, और वो 36 ट्रेडिंग पार्टनर्स को कंसीडर करके निकाला जाता है। आप इस डायग्राम को देखिए फ्रेंड्स, इंडिया मेजर कंट्री से, मोस्ट ऑफ द कंट्री से ट्रेड करता है। जैसे हम यूएस, चाइना, जापान और यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल ले लेते हैं। सिंस हमारा ट्रेड ज़्यादा डॉलर में होता है इसलिए डॉलर को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। मान लीजिए 40% डॉलर को वेटेज दी गई, यूएन को सिर्फ 20%, एन को 15% और यूरो को फ्रेंड्स रेस्ट 25% अगर वेटेज दिया गया है। तो पहले क्या होगा, इंडिया कन्वर्ट करेगा युआन को डॉलर में, सिमिलरली येन को भी डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर यूरो को भी डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एवरेज निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, यह एक वेटेड एवरेज होता है ऑफ बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स ऑफ द होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे कि हमने देखा चाइना के केस में, जापान के केस में, यूरोपियन यूनियन के केस में, तो हमने सभी की करेंसी को पहले डॉलर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उनका एवरेज निकाला। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट
इट इज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स। यह इंडेक्स होता है फ्रेंड्स, जिस भी इंडिया जिस कंट्री से सबसे ज़्यादा ट्रेड करती है या जिस कंट्री की करेंसी में सबसे ज़्यादा ट्रेड करती है उसी को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। हमारे केस में हमने डॉलर को वेटेज दिया क्योंकि रियलिटी में इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड डॉलर में करती है। अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की वैल्यू फ्रेंड्स डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब होता है कि इंडिया की जो रुपी की वैल्यू है वो भी डेप्रिसिएट हो रही है। अगर फ्रेंड्स नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब होता है कि इंडिया की जो रुपीज़ की वैल्यू है वो भी एप्रिसिएट हो रही है। ये आपको याद रखना है। सो अ डिक्रीज इन दिस इंडेक्स डिनोट्स अ डेप्रिसिएशन इन रुपीज़ वैल्यू एंड अ इंक्रीज इन दिस वैल्यू इंडेक्स शोज द एप्रिसिएशन। फ्रेंड्स हमने देखा कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसका मतलब होता है कि रुपी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। और फ्रेंड्स अगर डिक्रीज होती है नीर की वैल्यू इसका मतलब होता है रुपी की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को समझ लेते हैं। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करें तो फ्रेंड वो सिंपली एक इम्प्रूवमेंट होता है ओवर नॉमिनल एक्सचेंज रेट, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को भी अकाउंट में लिया जाता है इन वेरियस इकोनॉमीज। वो हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट करता है किसी भी एक्सचेंज रेट को। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगर हम नीर को एडजस्ट कर देते हैं ऑफ इन्फ्लेशन तो हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारे पास आ जाती है। जहाँ भी फ्रेंड्स रियल वर्ड आपको दिखे इकोनॉमिक्स में तो आप समझ लीजिए बेस वैल्यू पे उसकी बेस प्राइस पर उसकी वैल्यू ली जा रही है। इसका मतलब है इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जा रहा है। यह फ्रेंड्स बेटर इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री की कम्पिटिटिवनेस को शो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को अकाउंट किया जाता है जो अदर इकोनॉमीज़ में उनमें, और इसकी वैल्यू फ्रेंड्स हमेशा ज़्यादा होती है नीड से, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एडजस्ट किया जाता है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इन्फ्लेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में। आप मान लीजिए फर्स्ट डे से मानिए कि अगर $1 के बराबर है तो इसका मतलब है अगर हम 100 रुपीज़ की कुछ वैल्यू लेते हैं यूएस में जाके तो यूएस रेजिडेंट को भी फ्रेंड्स वो $100 की ही पड़ेगी। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए इंडिया में इन्फ्लेशन 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, इसका मतलब 100 रुपये हमारा अब 120 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड, जो पहले हम $100 में जो चीज़ यूएस रेजिडेंट को मिलती थी उसको अब सिर्फ $100 में वो मिलेगी, लेकिन हमारे लिए वो चीज़ अब 120 रुपये की हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो गई बाई हाउ मच, बाई 1.2%। हमने देखा फ्रेंड्स कि इन्फ्लेशन किस तरह से इफेक्ट करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्सचेंज रेट को। इसका मतलब है अगर किसी भी कंट्री की आपको एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस मेजर करना है तो आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को बेटर इंडिकेटर मानेंगे एज कम्पेयर टू नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन ह्यूज रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की एक्सचेंज रेट में। अब हम फ्रेंड्स ट्रेंड्स को देख लेते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के ट्रेंड्स को आप देख सकते हैं, ब्लू कलर से शो किया गया है। जुलाई में इसकी वैल्यू 74.87 थी और मार्च में आके इसकी वैल्यू डिप कर चुकी है 71.22। इसका मतलब है फ्रेंड्स जो इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो रेगुलरली डिक्रीज़ हो रही है और रुपी की वैल्यू भी डिक्लाइन कर रही है। क्योंकि फ्रेंड्स मार्च 2020 में देखें तो एफपीआई में ज़्यादा आउटफ्लो देखने को मिला, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स वो उसमें ज़्यादा आउटफ्लो देखने को मिला, और डॉलर इसका मतलब है हमारी कंट्री से बाहर गया है। इसका मतलब है फ्रेंड्स डॉलर की वैल्यू या डिमांड ज़्यादा हुई। डॉलर की डिमांड जैसे ही बढ़ी इन कंपेरिजन टू रुपीज़ तो फ्रेंड्स रुपी की वैल्यू वीकन हो गई और डेप्रिसिएशन देखने को मिला है। अब हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के ग्राफ को देखें जो कि रेड कलर से शो किया गया है, तो मार्च में उसकी वैल्यू भी फ्रेंड्स डिप देखने को मिली है और अगर हम जुलाई में देखें तो उसकी वैल्यू ज़्यादा थी 117.72। फ्रेंड्स अगर हम इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स को देखें हमारी कंट्री में तो इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेरिजन टू अदर 36 कंट्रीज जो हम इंडेक्स को मेजर करने में इंक्लूड करते हैं। इसलिए जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है फ्रेंड्स वो उसकी वैल्यू भी डिक्लाइन हो रही है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में। इन्फ्लेशन तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं एग्जाम्पल लेके। सेकंड हम देखते हैं फ्रेंड्स इंटरेस्ट रेट। किसी भी कंट्री में अगर फ्रेंड्स इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती हैं इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, जो भी उधारी देता है या लेंडर है उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसी वजह से फ्रेंड जो फॉरेन कैपिटल है उसको हम ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से क्या होगा, जैसे ही फॉरेन कैपिटल का इन्फ्लो होगा हमारी करेंसी में
हमारी कंट्री में, तो डॉलर की जो जो फ्रेंड्स सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। जैसे ही फ्रेंड्स डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है या रुपये की वैल्यू है वो एप्रिसिएट हो जाएगी। फ्रेंड्स पूरी अगर हम इन फैक्टर्स को देखें तो सिंपल सप्लाई और डिमांड पर ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कंट्रीज करेंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट। फ्रेंड्स कंट्रीज करेंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है, आपने करेंट अकाउंट में बेसिक्स अगर पढ़ा होगा तो उसमें फ्रेंड्स ट्रेड इन गुड्स रहता है, ट्रेड इन सर्विसेज रहता है, इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज में आते हैं वो रहते हैं और ट्रांसफ़र पेमेंट्स रहते हैं। तो सिंपल अगर बात करें तो अगर कंट्रीज़ की फ्रेंड्स एक्सपोर्ट ज़्यादा है और ट्रेड डेफिसिट कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कंट्री में डॉलर ज़्यादा आ रहे हैं। कंट्री में अगर डॉलर ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, सप्लाई बढ़ जाएगी और जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, रुपये की जो डिमांड है फ्रेंड्स वो भी बढ़ जाएगी इन कंपेरिजन टू डॉलर, तो हमारा रुपये एप्रिसिएट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है तो क्या होगा फ्रेंड्स, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो हमारी रुपये की फ्रेंड्स वो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गवर्नमेंट, जो नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट डेट। फ्रेंड्स आपको पता होगा अगर किसी भी गवर्नमेंट पर उधार रहता है, डेट में रहती है, तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। इसलिए जो गवर्नमेंट की अगर डेट है फ्रेंड्स तो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो कम होगा। अगर फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो कम होगा तो फिर वही सिचुएशन आ जाती है फ्रेंड्स, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। किसी भी कंट्री में अगर फ्रेंड्स पॉलिटिकली स्टेबल होता है, इसका मतलब क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट करेगा। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा फ्रेंड्स तो डॉलर से फिर से इनफ्लो बढ़ जाएगा और जैसे ही डॉलर का इनफ्लो बढ़ा फिर सप्लाई बढ़ गई और फिर सेम प्रोसीजर होगा और जो हमारा रुपी है फ्रेंड्स उसकी वैल्यू है वो एप्रिसिएट कर जानी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर फॉल हो जाती हैं। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी में जो गवर्नमेंट है वो डिमांड को स्टिमुलस करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करके रखती हैं। इसी वजह से फ्रेंड जो फॉरेन कैपिटल है वो कम आता है कंट्री में, क्योंकि जो रिटर्न्स हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे ही रिटर्न्स कम हो जाते हैं तो फॉरेन कैपिटल भी कम आता है और फॉरेन कैपिटल कम होता है फिर अगेन वही डिमांड सप्लाई की सिचुएशन बढ़ जाती है। डिमांड ज़्यादा हो जाती है फॉरेन करेंसी की और जैसे ही डिमांड ज़्यादा हो जाती है हमारे रुपये की वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है। लास्ट है फ्रेंड स्पेकुलेशन। अगर किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि राइज होगी तो इन्वेस्टर फ्रेंड उस करेंसी की डिमांड को बढ़ा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर डिमांड हम नियर फ्यूचर में उस करेंसी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है तो हम प्रॉफिट भी ज़्यादा करेंगे, इसलिए फ्रेंड डिमांड बढ़ जाती है और जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है उस करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इस वजह से फ्रेंड अगर इंक्रीज होता है किसी भी करेंसी की वैल्यू में तो एक्सचेंज रेट भी फ्रेंड्स इंक्रीज हो जाती है। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हमने बेसिक जाना कंट्री का एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है, नॉमिनल एंड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में जाना, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं किसी भी कंट्री के एक्सचेंज रेट को, वो भी हमने देखा। तो यह था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।